हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका यूपीएसआई के लिए बेस्ट क्लास चुननी है आपको और बेस्ट पे मिलेगी। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, नो बकवास, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम बर्बाद नहीं करना है अपन को। और इस चैनल पे आए हो तो कुछ ना इतना कुछ सिखा देंगे कि आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आपको इसको टैकल करना है। तो किस प्रकार टैकल करना है वो यूपीएससी एग्जाम हॉल में तो इसका कैसे करना है कि अर्थ की दृष्टि से बाकी भेद बताना है। तो ये याद रखना कि आपको अर्थ की दृष्टि से बताना है। तो अर्थ की दृष्टि से कैसे बताओगे? तो इसको ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन क्या है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि प्रश्नवाचक की परिभाषा क्या होती है? पहले तो ये देखो, प्रश्नवाचक वे शब्द होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है और पीछे ऐसा शब्द का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन चिन्ह का। तो ये इस प्रकार से कोई भी दिख नहीं रहा, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाइए, निषेधवाचक। निषेधवाचक वो शब्द होते हैं जिसमें ना होने का बोध होता है। तो ना होने का बोध दिख नहीं रहा कहीं भी, तो इस वजह से ये भी गलत है। सेकंड आ जाते हैं इच्छावाचक। तो इच्छा तो दिख रही है इसमें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा इच्छावाचक होते हैं। कोई आपकी मनोकामना कर रहा हो, आपके लिए कुछ भी कह रहा हो, तो वो जैसे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो, उनकी इच्छा है तो तरक्की करो, तो ऐसे होते हैं इच्छावाचक। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। और चलो डी भी देख लेते हैं। डी क्या है? डी ऑप्शन है इसका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वे शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। जैसे हम आपसे बोलें कि एक गिलास पानी लाओ, तो जिसमें क्या है कि आज्ञा दिख रही है। और निषेधवाचक जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि तुम बाजार नहीं जा रहे हो, इस प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को आपको टैकल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य कृतवाच्य है? तो एक बात बताओ, कृतवाच्य पहले जो बताओ वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो जाएगा। देखो, हमेशा याद रखना, वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। अब 3 भेद कौन से होते हैं? एक तो हो गया कृतवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्म, और फिर तीसरा हो जाएगा भाव। इसको याद रखना, ठीक है। ए हो गए 3 प्रकार के हो गए। पहले आपने ये पढ़ लिया। अब इसमें क्या पूछा? कृतवाच्य। कृतवाच्य की परिभाषा क्या होती है? जिसमें क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होगा, वह होगा कृतवाच्य, याद रखना। और कर्मवाच्य, इसमें कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य भी सुन लो। कर्मवाच्य वह होगा जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। कर्म की प्रधानता होगी, वो कर्मवाच्य। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी उसमें कृतवाच्य। और जिसमें भाव, जिसमें क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता अधिक हो। तो ठीक है, भाव की प्रधानता जिसमें अधिक दिखेगी उसे बोलेंगे भाव वाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो गए। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा भाववाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, तीनों बता दिए मैंने। अब इसका क्वेश्चन में क्या पूछा कि कृतवाच्य पूछा। तो अब इस ऑप्शन को देखो आप, तो इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? तो देखो, हमेशा तीनों ऑप्शन पढ़ना, पूरे ऑप्शन पढ़ना। इसमें क्या दिख रहा है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया है। तो इसमें किसके दो कर्ता कौन है? पहले तो ये समझो, कर्ता कौन है? अध्यापक। तो अपन को इस पे फोकस करना है। इसने जो काम किया होगा वो वाक्य से हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी किसी पे फोकस नहीं करना है। तो इसमें क्या हुआ कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया था, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो इसमें कर्म की प्रधानता हो रही है, कर्मवाच्य हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने किसको पढ़ा? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो इसमें कर्ता की प्रधानता दिख रही है, कर्ता की प्रधानता है, तो अपन समझ रहे हो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, अपना आंसर नहीं मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, इसको जरूर अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूँ, अच्छे से को सुनना। एक क्लास में आगे तक जितने भी क्लास हैं सब में मिलेगा, और आज इसे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। थर्ड का आंसर क्या होगा? इसको पहले बहुत बारीकी से सुनना है। ला और सा का उच्चारण वाले शब्द हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार नोटिस करना है इस चीज़ को। अब उच्चारण की चीज़ देखना है आपको। उच्चारण का ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? आप पूरे मुंह में जो अपना मुंह होता है जिससे अपन बोलते हैं उसके बारे में पूरा सुनो। अब कंठ से क्या होता है पहले सुनो। पूरे ऑप्शन को मैं डिटेल से बता रहा हूँ। कंठ से कौन कौन शब्द का उच्चारण होता है? तो आ का उच्चारण होता है कंठ से, हैं। बड़ा आ का उच्चारण होता है कंठ से, हैं। और का वर्ग, जो का वर्ग होता है, का उधर का करो गगमला गागड़ी, ये पूरे का खा गा गाड़ा, जो पूरा का वर्ग होता है उसका पूरा उच्चारण अपन किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। और हा और सा, ये याद रखना, हा हल्का, और कौन सा? विसर्ग को याद रखना। जो विसर्ग होते हैं ना, उनको विसर्ग संधि में पड़ी होगी, विसर्ग संधि, तो वो वाला विसर्ग। तो विसर्ग, ये 4 चीज़ों को याद रखो। कंठ से कौन कौन से? छोटा, बड़ा, का वर्ग और हा और विसर्ग। ये पूरी सभी क्या किससे उच्चारण होते हैं? अपने कंठ से बोलते हैं अपन। ठीक है, इसको याद कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट, दंत। तो दंत से क्या होता है ये ध्यान रखो। दंत से अपने क्या होंगे उच्चारण? तो सुनो, दंत से होगा ता वर्ग, ता था ठाडा है, ता वर्ग पूरा उच्चारण होगा दंत से। ला होगा, तो ला यहाँ पर आ गया, इसका आंसर क्या होगा? बी। अब आगे भी सुनो, ला वर्ग भी होगा और सा। इतनी ही चीज़ें होती हैं अपनी दंत से, दांतों से। दांत का ये शब्द बोलोगे ना, दांत, आपको दांत का प्रयोग मतलब होता है कि दांत, उनका दांत
छुपेंगे या उनका प्रयोग ज़्यादा दिखेगा। तालब से करेंगे तो तालब का प्रयोग करेंगे तो ताल का ज़्यादा प्रयोग दिखेगा। हमने कंठ से का बोला तो कंठ पे ज़्यादा लोड गिरेगा वहाँ पर ये शब्द बोलने के लिए। तो इसकी बात ये मैं समझ रहे हो, ये आपको यूपीएसआई में जो तैयारी करें वो समझ गए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट अपना दंत से मैंने बता दिए और कंठ से बता दिए। अब बचा ओष्ठ आ गया, तो ओष्ठ का समझिए आप। ओष्ठ क्या है, देखो ओष्ठ में आ जाइए। ओष्ठ से कौन कौन से शब्द बोलते हैं, तो वाह बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोलते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन अपना इसका आंसर तो हमने ये बता दिया, ठीक है। फिर और ओष्ठ से क्या बोलते हैं अपन, ओष्ठ से बोलते हैं जैसे पा वर्ग होता है, पूरा पा वर्ग होता है वो अपन ओष्ठ से बोलते हैं, इसको याद कर लिया। अब आ जाइए तालब। तालब का कौन कौन सा हो जाएगा, जिसमें तालब से अपन शब्द बोलते हैं। तो तालब क्या होता है कि तालू से, ठीक है। तो तालू से क्या बोलते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, इनका प्रयोग करके देख लेना। सबसे ज़्यादा लोड जो तालू है ना उस पर होगा। और चा वर्ग पूरा, चा छा जा जा, जो पूरा अपना जीप के बिना तो बोल ही नहीं सकते, तालू के बिना तो बोल ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद चा वर्ग आ गया, और फिर या और सा, इसको याद रख लो बस, या और सा। अभी आगे जाके क्वेश्चन देखोगे तो इससे भी आए हैं क्वेश्चन, या इससे भी आए हैं। तो ई चा, दो ई चा वर्ग पूरा याद रखना, और या वसा जे अपने किससे, तालब से बोलते हैं। अब देखो और हो गया, और ओट्स हो गया अपना, कंठ हो गया, दंत हो गया, तालब हो गया, चार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस प्रकार से आपको इस बार टेस्ट सीरीज को आपने कर लिया ना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस क्लास को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अपने यूट्यूब का स्टार्टिंग चल रही है तो ज़्यादा पब्लिक की ज़रूरत है इस टाइम पर हमें। तो जितना हो सके तो आप लोग मेरा थोड़ा कंटेंट को बढ़ाइए और शेयर कीजिए, पसंद आए तो। फिर नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प बताइए। और दो, ये पूरा वाक्य है तो इसमें आपको शुद्ध शब्द चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। शुद्ध चीज़ें बहुत आती हैं, यदि आपको रोजीना इसलिए अखबार मखबार कुछ भी ग्रामर बनावर सॉर्ट डिलीट करो, क्योंकि ये बहुत चीज़ पूछे जाएंगे। कोई असुर व्यंजन, शुद्ध वाक्य बनाइए, ऐसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ऐसे इसमें पूछ रहे हैं, कवि डॉट 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 ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो किसने रचना की, वाल्मीकि ने, तो पता ही होगा। अब इसमें वाल्मीकि तो चारों ऑप्शन है, अब इसमें सबसे करेक्ट शुद्धनी कौन सी होगी, तो सबसे करेक्ट क्या होगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, तो उसको याद रखना है। तो वर्तनी की दृष्टि के शुद्ध सबसे होगा वाल्मीकि। ये गलत होगा, ये भी दिख रहा है गलत, तो ये कोई मतलब नहीं, ये सबसे बेस्ट है, इसको सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से ए ऑप्शन उसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वरों का उच्चारण। अब स्वरों का उच्चारण करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि स्वरों का पूरा चीज़ समझो। अब हम जो भी पढ़ाएंगे पूरा क्लियर से बताते जाएंगे। अब स्वर होते हैं ना, स्वर के लिए उच्चारण के लिए कभी क्या होती है कि स्वर अपने आप में फुल होते हैं, मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ती उच्चारण करने के लिए, तो इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे डी। अब इसके बाद सुनो आगे की डिटेल क्या जरूरी है। अब दो, स्वरों को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका आंसर हो गया बिना किसी सहायता से उनका उच्चारण किया जा सकता है। व्यंजनों को स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन याद रखना। तो अभी क्वेश्चन आ जाए कि व्यंजनों को किसकी सहायता, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता होती है, तो उसका हो जाएगा स्वरों की सहायता से। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण अपन नहीं कर सकते, तो इसको याद रखना। जैसे आपने का वर्ग है, अब का भी लिखा है, तो इसमें भी आ का प्रयोग हुआ है छोटा। अपने आपने यदि ग्रामर पढ़ी होगी किसी से भी, तो आपको डिटेल से उस सर ने बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्या है अपना, जिस अनुवाद में जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा कह लो हैं, या नई भाषा के अनुवाद को करना हो तो उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत भाषा। इसको याद रखना, ठीक है। सॉरी, हाँ आप सही दिख रहा है ना, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत भाषा, ए ऑप्शन हो गया। अब लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं, ये भी सुनो। तो जब जिस नई भाषा के अनुवाद करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं या प्रस्तुत भाषा कहते हैं। तो इसके आंसर परिभाषा बता दी मैंने, ठीक है। जिसमें नई भाषा का अनुवाद करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अब लक्ष्य भाषा हो या प्रस्तुत भाषा, इसका ही नाम होता है। लक्ष्य भाषा का दूसरा नाम प्रस्तुत भाषा है। और फिर दूसरा नेक्स्ट क्या है कि एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। ये भी निपट गया। और मध्यम भाषा होती है किसी के माध्यम से बात करने के लिए, कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को प्रयोग करते हैं माध्यम से बात करने के लिए, उसे मध्यम भाषा होती है। अब तीनों चारों निपट गए। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ से दो, पैराग्राफ का बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना, इससे ही सारे क्वेश्चन हो गए आपके। तो पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बारी बारी से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे आपको उसके एग्जाम हॉल में पढ़ना है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। तो इससे नम्रता है ना जो स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह सौतेली माता है जो सत्यानाश करती है, इसकी स्वतंत्रता की सत्यानाश करती है। और चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। आत्म संस्कार होते हैं अंदर में, जो उसमें क्या हो सकता है, मानसिकता की आपकी अच्छी है तो आपको आत्म संस्कार ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे आपके। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मानसिक स्वतंत्रता की। यदि आपकी मानसिक मेंटलिटी अच्छी है तो आपको उसमें आत्म संस्कार का बहुत अच्छा प्रयोग दिखेगा आपके अंदर। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, ठीक है।
और चाहे वह नम्रता ही उत्पन्न हो सो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए एक गुण अनिवार्य है। ठीक है, अब अपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ो। तो स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता सबसे स्टार्टिंग में बताया गया है नम्रता को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ना कि अहंकार और योग्यता। ठीक है, फिर आ जाए स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है? तो सौतेली माता अपनी कौन सी बताई थी? अहंकार। तो अपन ने सेकंड पैराग्राफ में इसको पढ़ा था। फिर आ जाइए आत्म संस्कार के लिए आवश्यक क्या होती है? तो मैंने बताया था कि आत्म संस्कार के लिए सबसे ज़्यादा होती है मानसिक मेंटलिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन को? मेंटलिटी की, तो मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है आत्म संस्कार के लिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट आपको निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रस्तुत गद्यांश में, एक मिनट को ना, हाँ बस, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो सिंपल है, शीर्षक आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, स्वतंत्रता के ऊपर है पूरी बात। जहाँ जहाँ देख रहे हो जिस शब्द का प्रयोग होता है ऐसे नहीं करना है आपको, जो छोटे वाली हरकतें कि बचपन में करते थे, जो शब्द सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो उसको अपन टिक मार देते थे, वो नहीं होता। जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ा के सबसे लगे कि किस चीज़ पर मुद्दा है, किस चीज़ का मुद्दा छड़ा हुआ है इसमें, तो वही इसका शीर्षक होता है। तो किसका अपन पढ़ रहे थे पूरा, किस पैराग्राफ किसके ऊपर है? तो स्वतंत्रता के ऊपर होगा, तो इसका शीर्षक हो जाएगा स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि दिए गए विकल्प में रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करना है। पुलिस को देखकर चोर ... हो गया, क्या हो गया? अंगूठा दिखाना, चोर अंगूठा दिखा गया पुलिस को, क्या आँख का तारा बन गया पुलिस को देख के, कि अंधे की लकड़ी बन गया, अंधे क्या 9 2 11 हो गया। तो अपन ने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चोर को देख के, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब छूमंतर ना देखना। ठीक है, आंख बचाकर, सबसे आंख बचाकर भाग जाना, इसका प्रयोग होता है 9 2 11 का मतलब। अब इसका सुनो, अब ये तो आंसर हो गया। अब अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि समय पर धोखा देना। यदि हम कोई दोस्त से जाएं, बोलेंगे भाई मुझे काम है, और वो बोलता होगा मेरे से यार भाई कभी भी आ जाना, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया, उसको पहुंच गया, उसने मना कर दिया, उसने अंगूठा दिखा दिया, फिर कोई मतलब, उसका मतलब होता है कि समय पर धोखा देना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मात्र होता है कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। मैं बोलूँ कि ये बूढ़े की एक अंधे की लकड़ी है, तो उसका बेटा अंधे की लकड़ी की समान है, तो उसका मतलब, कहने का मतलब है कि वो बूढ़े का बच्चा वो उसके लिए एकमात्र सहारा है। तो ठीक है, अब आँख का तारा, आँख का तारा तो सिंपल है, अत्यंत प्रिय है, मैं अपनी माँ का आँख का तारा हूँ, तो इस तरीके से। अब चारों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? अब इस चीज़ को याद करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे गोला बना लिया करो जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभी है समझ के तुम वहाँ टिक लगा दोगे जल्दी जल्दी में, टाइम नहीं है, टाइम के बचाने के चक्कर में गलत करके आ जाओगे। तो नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो दिवाकर तो सुना है सूर का पर्यायवाची है, प्रभाकर भी सुना है आपने सूर का पर्यायवाची, भास्कर भी सूर का पर्यायवाची है, तो सुधाकर नहीं है। सुधाकर तो अब किसका हुआ? तो ये भी चीज़ जानो, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है मालिक, चंद्रमा का है, किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची का है चंदा मामा का, चंदा मामा दूर के पुआ पकाएं पूर के, तो वही वाला चंदा मामा है, उसका सुधाकर का पर्यायवाची। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है कि देखो दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताएं। किसका? देखो अब तो हमेशा इस चीज़ को ऐसे कर लो, बोला क्या बताना है? विलोम। किसका बताना है? अमृत का। ये दो चीज़ गोला बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्लियरिटी हमेशा रहती है, इसलिए हमेशा ये ऐसी मेरी आदत जैसे डालना चाहिए आप लोगों को। और हाँ, पिछले वाले में मैं और भी विलोम बता देते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे पहले पर्यायवाची बता देते हैं, जैसे सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो सुनो, देखो पहले क्या है, चंद्रमा का सुन लो। चंद्रमा का सुधाकर हो गया एक, फिर सुधांशु, ठीक है, सुधांशु हो गया, राकेश हो गया, ठीक है, और शशि हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। और सारंग हो गया है, सारंग हो गया, और मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा जल्दी जल्दी, निशाचर हो गया, निशापति हो गया, मृगांक हो गया, कलानिधि हो गया, ये कितने हो गए चंद्रमा के। अब सूर्य के सुनो, सूर्य का मार्तंड हो गया, मार्तंड, ठीक है, सूर्य का रवि हो गया, सूर्य का मरीचि हो गया, सूर्य का सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, ये कितने सूर्य के पर्यायवाची हो गए। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि विलोम बताना था अपन को इसका, अमृत का और विलोम। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? बेस्ट सिंपल है, चाहे कुछ हो। भय का क्या हो जाएगा? भय है, तो भय तो अपन भय लग रहा है, तो उसका विलोम हो जाएगा साहस, ठीक है, साहस हो गया, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस के किस कवि ने रचना की थी? तो अभी अपन पढ़ के आए, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने कही थी। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस की किसने रचना करी थी? तो तुलसीदास जी ने कही थी। अब तुलसीदास की अपने, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, अब आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी देख लो। तो इनकी तुलसीदास ने टोटल 11 रचनाएं करी थी। कितनी? 11 रचनाएं करी थी, इसको याद रखना। अब 11 में कौन कौन सी है मैं यहाँ गिनाते जा रहा हूँ आपको। कवितावली है, कवितावली हो गई, दोहावली, फिर कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, ठीक है, बरवय रामायण, फिर उसके बाद आ जाइए रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला, ठीक है, इनकी है। फिर इसके बाद आ जाइए
नैच्छू, गीतावली, विनय पत्रिका हैं। उसके बाद आ जाइए विनय पत्रिका के बाद वैराग्य, वैराग्य के बाद वैराग्य सांदीपनि है, और उसके बाद जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये इतनी पूरी 11 जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, और इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको मार देना टिक। अब और इस प्रकार और आपको और भी रचनाएं सारी याद करनी पड़ेंगी, वो मैं बताते जाऊंगा नेक्स्ट। अब क्योंकि अपने पास समय भी कम है, यदि हम आपको इतनी डिटेल से क्लास बता रहे हैं कि एक क्लास आपको बता रहा हूँ, एक क्लास है ना, एक 4 क्लास के बराबर एक क्लास होगी, ये याद रखना। यानी आप समझो कि लॉन्ग टर्म टाइम जा रहा है, तो आप नहीं देखोगे तो वो आपका ही नुकसान है। फिर से स्टार्टिंग करते हैं कि माता और पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता और पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अब इस चीज़ को याद रखो, ये विराम चिन्ह से संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को होती है, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग, यदि आप हिंदी भी लिख रहे हो ना, उसमें चिन्हों का तो प्रयोग शुरू से सीखा है। तो देखो अल्प विराम कहाँ प्रयोग होता है? तो अल्प विराम जहाँ वाक्य में थोड़ी देर ठहराव होता है, तो जहाँ ठहराव होना वहाँ अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे इस चिन्ह को बोलते हैं, ये चिन्ह होता है अल्प विराम का, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगा देते हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है, अल्प विराम हो गया। अब आ जाइए पहले परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको उसका आंसर भी बता देंगे। अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम वह होता है, देखो सुनो, अर्ध विराम वह होता है कि जिसमें क्या होता है कि एक ऊपर बिंदी रखी होती है और ऐसा चिन्ह लगा होता है, जैसे अभी नीचे लगा हुआ था, तो ये हो गया अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, और किसी भी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अपन को इसका प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। अब योजक चिन्ह क्या होता है? तो योजक चिन्ह होता है जो ए वाला, जैसे अपन लिखते हैं माता, योजक चिन्ह लगा दिया पिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह की परिभाषा सुनो, योजक चिन्ह वह चिन्ह होते हैं जिसमें देखो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग सामाजिक पदों तथा पुनरुक्त या युग्म शब्दों जैसे द्वि शब्दों के माध्यम में किया जाता है, जैसे माता पिता हुआ है, कोई भी ऐसे दो युग्म शब्दों या उनका में प्रयोग करते हैं इनका। अब आ जाइए नेक्स्ट, निदेशक। निदेशक चिन्ह क्या होता है? निदेशक चिन्ह थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ऐसा होता है, थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा इससे बड़ा, ए ऐसा हो गया, माता और पिता, वो थोड़ा बड़ा होता है, निदेशक देते हैं अपन आगे, ऐसे कोई पैराग्राफ लिखने के लिए निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसको इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, या कथन उत्पन्न, अपन ऐसे उदाहरण लिखा होता है, लिखते हैं कि उदाहरण, ऐसा फिर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं निदेशक चिन्ह। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ एक फैक्चुअल है, इसमें कोई ज़्यादा समझाना ही नहीं है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कब बनाया गया? तो ये बच्चे कमेंट में करो, नहीं कर रहे हो तो फिर आप समझ लो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जल्दी बताओ कौन सा है? ए है ऑप्शन? हाँ ये मार देते हैं, नहीं जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या करते हैं अपन? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हिंदी शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची बताना है। आप देखो मैं तो एक पर्यायवाची बताऊंगा नहीं, मैं तो सारे बताऊंगा, तो आपको सुनना पड़ेगा। तो समय का देखो पहले स्टार्टिंग करते रत्नाकर, पहला पर्यायवाची है समुद्र का, इसका आंसर हो जाएगा रत्नाकर, ठीक है। अब इसके पर्यायवाची सुनो कौन कौन से और हैं। समुद्र के पर्यायवाची जैसे जलधि, ये वाला जलधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्ण, पयोनिधि, अब्धि, जलधाम, निरधि, जबकि, नरपति, दो जलधाम, जो हो गए अपने समुद्र के, ठीक है। अब आ जाओ, नरपति क्या होता है? राजा होता है नरपति, तो इसको याद रखना। दिनकर किसका बताया था मैंने? सूर्य जी का बताया था, ठीक है, सूर्य का बताया था। मधुकर क्या होता है? इसका होता है भ्रमक का, भ्रमर, तो इसका होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब आ जाइए, ये कहाँ पर आ गए? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ पर पहुँच गया यार? ये तो 135 पे पहुँच गए, इतना जल्दी आगे नहीं करना था यार। चलो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, थैंक यू। और अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आपको पार्ट 2 पे आना पड़ेगा। हिंदी की क्लास के PY को अलग करा रहे हैं, और मैथ के अलग कराएंगे हैं, और रीजनिंग के अलग कराएंगे, प्लेलिस्ट उसकी अलग बनेगी। और इस क्लास पे यदि अच्छे व्यूज आए तो भी कराएंगे। और उसके बाद रीजनिंग, और क्या आता है इसमें? मैथ हो गया, 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी आ गई UPSI में? हिंदी, ठीक है। और फिर आ जाइए सामान्य GK, इसका भी कराएंगे क्लास, 2 क्लास हो गई। फिर उसके बाद आ जाइए मैथ, इसका भी क्लास करा देंगे। और रीजनिंग, ये बराबर नंबर 30 नंबर का, 40 नंबर का ये,
40 नंबर का ये, 40 नंबर का ये, 40 नंबर के ये, तो कितने क्वेश्चन आएंगे 160। अब 160 क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा याद रखना, कट ऑफ याद रखना, कट ऑफ कैसे क्या चल रहा है। ओबीसी हो तो आपको कम से कम 130 क्वेश्चनों को तो मान के चलो इतने सही होने चाहिए, आपको पूरे क्वेश्चन 160 अटेंड करना है। टारगेट बनाना है आपको अपना 150 तक का, कि मुझे 150 कैसे भी करके हालत में सही करके आना हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको रीजनिंग पर अच्छा जोर देना पड़ेगा, सब पे जोर देना पड़ेगा अच्छा। और थैंक यू।